हेलो दोस्तों, देखिए स्वागत है हम सभी का आज के एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे फिजिक्स के टॉप क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पिछले वीडियो में हमने जो डिस्कस किए थे फिजिक्स के 170 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। तो अभी जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो 171 से आगे को हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो 170 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लें, मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और आप अगर इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो जाइए और टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इन सभी का PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बनाया हुआ है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। सारा कंटेंट मैं उसमें आपका शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। जो भी हमारा नोटिफिकेशंस आते हैं सारे मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँ, देखो 170वां क्वेश्चन जो था ये हमने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन था कि किसी वस्तु को जो भार होगा मतलब वजन जो होगा वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जो रेडियस होगी वो सबसे कम होगी, जहाँ पर रेडियस कम होगी वहीं पर क्या होगा, हमारा जो वजन होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम होगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ध्रुवों पर जो होता है हमारी रेडियस कम होती है और इसी वजह से वहाँ पर जो होता है हमारा वजन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो ध्रुवों पर हमारा वजन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए हम 171वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 171वां क्वेश्चन है कि अगर सूर्य और पृथ्वी, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए, मतलब अभी जो वर्तमान में दूरी है वो कितनी, 15 मिलियन है ना, 15 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है, इतनी तो है। 15 मिलियन यहाँ पर क्या है, किलोमीटर हमारी यहाँ पर 15 मिलियन दूरी हमारी हो जाती है। तो अगर इसको मैं 1/4 कर दूंगा, ठीक है, तो ये पूछ रहा है सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। अगर दूरी कम हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं। देखिए अगर दूरी कम हो गई ना तो यहाँ पर जो होगा क्या होगा, तो हमारे जो वर्ष की अवधि है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। हमारे वर्ष की अवधि जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब कि अभी जो हमारे पास दिन होता है वो 365 दिन का होता है, तो ये लगभग हमारा कितना हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 171 का सी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, RAS और RTS में क्वेश्चन पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 172वां क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन है देखिए, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती है, मतलब अभी जो है 15 मिलियन है ना, 15 मिलियन है, 15 मिलियन किलोमीटर है, अगर उसके स्थान पर उसकी जो दूरी है वो दुगनी कर दी जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना होगा। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दूरी को आप दुगुना करोगे, है ना, दुगुना करोगे तो जो उसका गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चौथा भाग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सूर्य है ना, सूर्य से दूर हो जाएगी पृथ्वी, और जब दूर हो जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल भी प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 173वां क्वेश्चन देखते हैं। 173वां क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी, ठीक है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल मतलब जो G है, ग्रेविटेशन फोर्स अचानक लुप्त हो जाए, मतलब अचानक से कम हो जाए, तो निम्न में से कौन सा जो है परिमाण सही होगा, ठीक है, कौन सा परिमाण यहाँ पर सही होगा। तो गाइस गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो गायब हो या ना हो, तो एक चीज़ पर कभी फर्क नहीं पड़ता, वो है हमारा द्रव्यमान मतलब कि मास, ठीक है। देखिए वो है हमारा मास पर कभी फर्क नहीं पड़ता। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। वस्तु का जो भार है वो शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। द्रव्यमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। अगला 174वां क्वेश्चन देखेंगे कि एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, मतलब पानी बिल्कुल शांत है और जो नाव है वो किनारे पर खड़ी हुई है और व्यक्ति उसमें खड़ा है, नहीं बैठा नहीं, खड़ा है। तो क्या होगा, देखिए यदि वो किनारे की ओर पैर रखेगा तो क्या होगा, तो किनारे का अगर वो चलेगा तो नाव की कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जैसे वो किनारे की तरफ पैर बढ़ाएगा नाव पीछे की तरफ भागेगी, नाव किधर होगी, नाव किनारे से क्या होगी, दूर बढ़ेगी, ठीक है, दूर बढ़ेगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, 174 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 175 में कि वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या इंगित करता है। अगर वायुमंडलीय प्रेशर जो है वो अचानक से लो हो जाता है, एकदम से कम हो जाता है, तो वो क्या बताता है, वो बताता है कि तूफान आने वाला है। क्या आने वाला है, तूफान आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 176वां क्वेश्चन देखिए कि मानव शरीर का जो भार होता है, ठीक है, मानव शरीर का जो भार होता है वो क्या होता है। तो मानव शरीर का भार यहाँ पे याद रखें ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी के पोल हैं उन पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। 177वां क्वेश्चन देखिए, लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर द्रव्यमान जो है वो 10 किलो है,
जो पृथ्वी पर है लोहे की गेंद है वो 10 किलो की है, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि सर उसका वजन अंतरिक्ष में कितना होगा, ठीक है, जो अंतरिक्ष है उसमें उसका वजन कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी चीज़ पृथ्वी पर कितने भी किलो की हो, लेकिन जब वो अंतरिक्ष में जाती है तो उसका मान कितना हो जाता है, वजन उसका शून्य हो जाता है, मतलब 0 किलो का उसका वजन हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या है गाइज, निर्वात है। अंतरिक्ष में क्या होता है, निर्वात होता है, वहाँ पर ना ग्रेविटेशन काम करता है, ना हमारी हवा है, आग नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ पर बिल्कुल फ्रीली सब काम होते हैं, तो वहाँ पर 0 हो जाएगा हमारा वेट जो होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 178वां। किसी पिंड का भार जो है, मतलब वेट ऑफ बॉडी, ठीक है, तो उसको किस पर निर्भर करता है, किस पर वो निर्भर करता है। तो जो हमारा किसी भी पिंड का भार होता है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर चुका है, इसीलिए रिपीट किया है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा कई जगह गया है, ठीक है। तो याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये हो जाता है। तो ध्रुवों पर क्या होता है, सबसे अधिक होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, ध्रुवों पर होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 169वां क्वेश्चन क्या है। 169वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 179वां। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है, मतलब रेलगाड़ी इधर चल रही है तो व्यक्ति का मुंह भी किधर ही है, इधर ही इस व्यक्ति का मुंह हो जाता है। तो वह व्यक्ति सिक्का उछालता है, ठीक है, वो सिक्का क्या करता है, ऊपर की ओर सिक्का उछालता है। तो ये मुझे बताने तो उसके सिक्का उसके पीछे गिरता है, सिक्का कहाँ गिरता है, उसके पीछे गिरता है। तो रेलगाड़ी जो है वो किस दिशा में चल रही है, मुझे ये बताना है, ठीक है, कि रेलगाड़ी किस दिशा में चल रही है, मुझे ये बताना है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें कुछ ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, तो मुझे आपको ये बताना है कि उसका सही आंसर क्या होगा। देखो गति आवर्धन के साथ है, जो रेलगाड़ी चल रही है ना वो गति आगे की तरफ चल रही है, किधर चल रही है, आगे की तरफ वो चल रही है, ठीक है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाता है। तो जिधर उसका मुंह है उधर ही ट्रेन चल रही है, ठीक है। अच्छा, पानी के एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है ना, पानी का एक गिलास है उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो तैर रहा है। तो मुझे यहाँ पर ये बताना है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी का स्तर बढ़ेगा या फिर घटेगा, या फिर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब पानी का एक गिलास होता है उसमें आप बर्फ़ का टुकड़ा गिरोगे, है ना, बर्फ़ का टुकड़ा अगर उसमें आप गिरोगे बर्फ़ का टुकड़ा, तो ये क्या करता है, देखिए अभी तो फिलहाल इसमें जगह घिरी हुई है, लेकिन जैसे जैसे घुलता रहेगा तो लेवल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो मतलब जितना है उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 180 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 181 में देखिए ये कहता है कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। देखिए आयतन का मतलब होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो अगर बर्फ़ का टुकड़ा मान लीजिए इतना बड़ा था, ठीक है, तो इसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। तो अगर जब ये पिघल जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, पानी बन जाएगा, तो इसका जो आयतन है वो घटेगा, क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 182वां क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा, मतलब पानी के गिलास में बर्फ़ का टुकड़ा मैंने रखा हुआ है, जब वो पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या होगा। तो पानी का स्तर ना घटेगा ना बढ़ेगा, वही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए 183वां आंसर है, पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा पड़ा है। तो बिल्कुल सही बात है, वही होगा जो इसमें पहले से होता है। पानी की सतह परिवर्तित रहेगी, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। 184 में देखिए, जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। तो देखो इसको समझते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होता है, बर्फ़ बना होता है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, बर्फ़ बना होता है। मान लो इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा बना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है, इतने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इतना बड़ा बर्फ़ का टुकड़ा बना हुआ था। अब जो ये टुकड़ा है तो अब ये इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा। अब जब ये बढ़ना शुरू होगा तो इसका जो शेप है वो भी कम होनी शुरू होगी। इतनी बड़ी शेप से कितनी बन जाएगी, इतनी बन जाएगी। तो इसका आयतन होगा वो क्या होगा, घटेगा। लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर की तरफ जाएगा तो इसका आयतन जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। नहीं, आयतन तो घटता ही रहेगा लेकिन घनत्व इसका बढ़ता जाएगा। तो ये बात मुझे यहाँ पे याद रखनी है। तो क्या होगा यहाँ पर, जो इसका आयतन है वो घटेगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घटता है। तो जब पानी जो है, ठीक है, कोई भी अगर बर्फ़ का टुकड़ा है, ये मेरा बर्फ़ का टुकड़ा है, ठीक है, और अगर आप ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा हुआ है, आप जब इसको हीट करोगे, मतलब आप इसमें जब गर्म करोगे इसको, तो इसके शेप में परिवर्तन आएगा और इस शेप कितनी हो जाएगी, इतनी। तो इसका जो आयतन है वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, यानी कि इसका जो आयतन है वो क्या होगा, घटेगा। वहीं पर अगर घनत्व की बात करता तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका घनत्व घटता है, उसके बाद बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पानी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ। घनत्व का मतलब आपको पता है ना, घना, ठीक है, कोई चीज़ कितनी घनी है, यही चीज़ घनत्व होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का
घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो 185 का ए आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 186 देखेंगे, जल का अधिकतम जो घनत्व होता है वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन पर होता है। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें डिग्री तो में तो पता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन हमें केल्विन पर नहीं पता। तो 277 केल्विन पर जो हमारा जल का घनत्व होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, 277 केल्विन पर। तो 186 का ए आंसर सही आंसर हो जाएगा। 187 देखेंगे, किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिकतम होता है। तो देखिए वो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पानी का जो घनत्व होता है, मतलब जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, मैक्सिमम होती है, याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 188 में क्वेश्चन है, देखिए कि नदियों के पानी में, ठीक है, नदियों में पानी के बहाव के लिए निम्न बलों में से कौन जिम्मेदार होता है। तो जब नदियों में पानी बहता है, ठीक है, जब क्या है नदियों में हमारा पानी बहता है तो उसमें जो बल लगता है वो कौन सा बल उस पर कार्य करता है। तो उस पर देखिए घर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, घर्षण बल उस पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 179 में क्वेश्चन है कि वायु शक्ति है ना, ये यानी कि जो मेरी विंड पावर होती है में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो जो मेरी विंड पावर होती है, जो मेरी वायु शक्ति होती है, ठीक है, उसमें ऊर्जा का कौन सा रूप होता है जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी में परिवर्तित होता है। तो गतिज ऊर्जा होती है। आपको पता है कि जो वायु है वो चलती है, उसको किसी चीज़ से मतलब नहीं है। वायु में क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, 190 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हवाओं की जो ऊर्जा होती है, ठीक है, हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की जो ऊर्जा होती है वो कैसी होती है। तो केवल गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 191 है कि भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है। तो भूमि में जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो किस तनाव पर रहता है। ठीक है, तो वो 1/3 एटमॉस्फेरिक पर रहता है। कितने पर, 1/3 एटमॉस्फेरिक पर रहता है। तो जो मेरा ग्रेविटेशन है, ठीक है, वो ग्रेविटेशन जो वाटर है किस तनाव पर रहता है। तो 1.1/3 एटमॉस्फेयर पर वो रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 192वां क्वेश्चन है। अब देखो एक ट्रेन वाला क्वेश्चन आया। ट्रेन वाले क्वेश्चन काफ़ी सारे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इनको हम लोग गौर से करेंगे इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है ना। तो अभी देखो इसका कारण क्या है। अब आदमी जो है वो बैठा हुआ है, ठीक है, बैठा हुआ ही तो है, और ट्रेन अचानक से चल रही है, तो इसका मतलब है गति का जड़त्व इसमें काम कर रहा है। ठीक है, गति का जड़त्व। लेकिन अगर आप एक दरी है ना, जिस बिस्तर पे आप सोए हुए हो, आप जब उसको अचानक से हिलाते हो तो उसमें से तो कुछ धूल के कण निकलते हैं। तो वो कौन सा गति का जड़त्व हो जाता है, वो विराम का जड़त्व हो जाता है। कौन सा, विराम का जड़त्व हो जाता है। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये हो जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो 192 का क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ए वाला, गति का जड़त्व। ठीक है दोस्तों, चलिए 193 देखते हैं। पानी का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है निम्नलिखित में से। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पानी का अपेक्षिक घनत्व। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 194 में। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है। देखिए जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है ना तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। मतलब अगर आपने किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका तो पहले इसका वेग यहाँ पर कम होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा इसका वेग। ठीक है, तो ऐप परिवर्तनशील ये होता है, याद रखिएगा। 195 क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वो किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 195 का। ठीक है, अब देखिए 196 क्वेश्चन देखते हैं। 196 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। ठीक है, समुद्र में प्लावन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के ऊपर होता है। तो 1/9 होता है। कितना, 1/9 होता है। ठीक है, तो 196 का आंसर कितना हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 197 क्वेश्चन है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में से, इकाइयों की जो मतलब जो यूनिट्स हैं उनकी समस्त व्यवस्थाओं में से किस इकाई की मात्रा समान होती है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा गुरुत्वाकर्षण का जो कारण त्वरण जो होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जो होता है उसकी समस्त इकाइयों की मात्रा समान होती है। ठीक है दोस्तों, 197 का बी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 198 देखिए कि स्थिति विज्ञान, ठीक है, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो स्थिति विज्ञान जो विश्राम की स्थिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 198 का पहला आंसर सही हो जाएगा। 199 क्वेश्चन है, देखिए कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है। जो मेरे नैनो द्रव्य होते हैं इनका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गुण होता है वो कौन सा होता है। तो वो होता है घर्षण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, घर्षण इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
दूसरा कि बल गुणनफल किसका होता है? तो द्रव्यमान और त्वरण का जो मतलब आपको पता है कि F बराबर क्या होता है, m में होता है ना। तो इसमें मेरा बल भी आ गया और त्वरण भी आ गया। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर होता है बल, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है पदार्थ के संवेग यानी कि मोमेंटम और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है ना। पदार्थ के संवेग मतलब संवेग क्या होता है, p होता है ना, और वेग मतलब v होता है। ठीक है, तो कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान प्राप्त की जाती है। आपको पता है p बराबर क्या होता है, mv होता है ना, p बराबर क्या होता है, mv होता है। तो द्रव्यमान इसका सही आंसर हो जाएगा, 201 का सही आंसर होगा। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लगाया गया बल कौन सा होगा? ठीक है, हम लिफ्ट में खड़े हुए हैं और लिफ्ट के द्वारा जो हम पर भार लगाया जा रहा है वो कौन सा भार होगा, मुझे यहाँ पर ये बताना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते हुए समय शून्य हो जाएगा। अच्छा, शून्य तो नहीं होना चाहिए हमारा बल। अच्छा, लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जाते समय समान शून्य हो जाएगा। ठीक है, अच्छा पहला वाला सही हो जाएगा आंसर यहाँ पे। पहला वाला क्यों? क्योंकि लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य हो जाएगा हमारा वजन, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता जब लिफ्ट नीचे आती है ना, तो हमें लगता है हमारा वजन कम हो रहा है, हमारा वजन घट रहा है। अगर उसकी स्पीड होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जो हमारी क्या होती है, जी की वैल्यू होती है, तो गुरुत्वाकर्षण तो उन्होंने पूरा खत्म कर ही दिया। ठीक है, और जैसे जी की वैल्यू खत्म होती है तो हमें वहाँ पर क्या लगने लगता है कि हम भारहीन हो गए, हमारे अंदर भार बचा ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगला 203 में है कि ऊर्जा संरक्षण का जो आशय है वो किसने दिया था, या फिर उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि ऊर्जा ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा का ना तो सर्जन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ठीक है, 203 का आंसर हो जाता है यहाँ पर डी वाला। 204 देखिए, वॉशिंग मशीन जो कार्य करती है वो किस पर कार्य करती है? देखिए वॉशिंग मशीन अपकेंद्र बल पर कार्य करती है। किस पर? अपकेंद्र बल पर कार्य करती है। तो 204 का बी आंसर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 205 देखिए, मथने के पश्चात है ना, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या होता है? तो जो दूध और क्रीम में जो हमारा बल काम करता है वो करता है ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्र बल। तो देखो अपकेंद्र बल जो काम करता है वो अंदर की तरफ कार्य करता है, जैसे वॉशिंग मशीन में काम किया। ठीक है, और जो हमारा दूध से क्रीम हम अलग करते हैं जिस पात्र में, उसमें भी अंदर की तरफ ही कार्य करता है ना। और दूध को निम्न विधि से एक रूप किया जाता है। तो कौन सी विधि से हम उसको एक रूप करते हैं? तो ये मुझे यहाँ पर बताना है, कौन सी विधि से हम उसको एक रूप करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, इसके वसा कणों को हम सेंट्रीफ्यूज की सहायता से सूक्ष्म आकार में बदला जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए 207 में, ये कह रहा है कि सर भौतिकी की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल अध्ययन किया जाता है? तो भौतिकी मतलब फिजिक्स की किस ब्रांच में हम अति सूक्ष्म कणों की चालों जो है, अति सूक्ष्म कणों की चालों का अध्ययन करते हैं, ये मुझे यहाँ पर बताना है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। देखिए, तो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स जो है इसमें हम उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा छोटे कण हैं और उनकी स्पीड भी, उनकी स्पीड के बारे में हमें पता करना है, तो हम किस फील्ड में जाके पता करेंगे? क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में जाकर के हम पता करेंगे। बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है? तो आपको पता है कि जो बर्फ़ होता है उसका घनत्व कम होता है और पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। घनत्व का आप समझते हो ना, घनत्व क्या होता है? देखिए, घनत्व होता है घनापन। ठीक है, तो पानी ज़्यादा घना होता है किससे? बर्फ़ से, तो इसलिए बर्फ़ पानी पर तैर जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए 209 में, कि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सिंपल सा कि वहाँ पर जी की वैल्यू नहीं होती है, वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, 209 में। अच्छा, 210 का क्वेश्चन आंसर करेंगे कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए पास्कल के नियम पर आधारित होता है। जो मेरा क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ना, वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। ठीक है दोस्तों, 211 देखिए, लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है ना। तो एक लकड़ी है, एक लोहा है, एक मोम है, तो इन तीनों को टुकड़ों को हमने पृथ्वी पर छोड़ा ऊपर से, तो कौन सा टुकड़ा सबसे पहले आएगा? तो तीनों साथ साथ आएंगे, सभी साथ साथ पहुंचेंगे 200, क्योंकि जी की वैल्यू सब पर समान लग रही है। ठीक है, तो वो सभी को एक साथ ही खींचेगी। अगला देखिए 212, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है, ठीक है, कितने से? 8 से। अगर ये फेंकता 11 से ज़्यादा तो ये कभी लौट कर आता ही नहीं, लेकिन ये 8 से फेंक रहा है तो पलायन वेग से कम है, इसका मतलब वापस लौट किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 213, कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आगे देखते हैं।
देखिए ये है ऑप्शन नंबर डी में है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई 214 है। ये कह रहा है कि देखिए किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद समतल जमीन पर लुढ़कती है ना, लुढ़कती हुई जाती है। कुछ दूर लुढ़कने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी गति होती है, क्यों? तो ऐसा उसमें क्या कार्य करता है कि उसकी गति जो है वो धीमी हो जाती है? तो देखिए उसमें होता है गेंद की गति पर दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, इसलिए गेंद जो है वो रुक जाती है ना। जिस दिशा में गेंद चल रही है उसके विपरीत एक बल कार्य करता है, भावाओं का प्रेशर भी लगता है उस पर, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किसी कण को एक वृत्त पर समान गति करने के लिए बाध्य किया जाता है। मतलब एक वृत्ताकार पथ है, इस पर चक्कर एक मान लो इस पर कार है, उसकी जो स्पीड है बिल्कुल सेम रहनी है। तो उस कार की भौतिक राशि जो समय के साथ परिवर्तित हो रही है वो क्या है? तो वो रैखिक ऊर्जा, उसकी जो एनर्जी है वो वहाँ पर चेंज होगी, बाकी उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। 216 देखिए, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है। पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ क्या होगा? तो पत्थर जो है वो सीधी रेखा में नीचे गिरेगा, बिल्कुल ठीक है। कहाँ पर? सीधी रेखा में बिल्कुल नीचे गिरेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा 270 में, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है उससे एक सेब छोड़ा जाता है, तो वो जो है वो क्या करेगा? उसकी कंडीशन क्या होगी? सेब की कंडीशन जो है वो क्या होगी? तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा, जिस गति से हमारा क्या चल रहा होगा? अंतरिक्ष यान चल रहा होगा, उसी गति से वो सेब भी चलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, जब एक चलायमान वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? देखिए चलायमान वस्तु है, उसका वेलोसिटी जो है वो हमने दुगनी की है, तो उसकी जो काइनेटिक ऊर्जा वो कितनी हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। आप सभी को पता है E बराबर हाफ mv² होता है ना। 219 क्वेश्चन देखेंगे, भूपृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है और वैसे और यह वैसे क्या होता है ना। देखो भूपृष्ठ पर क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण सबसे अधिक होता है। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे ये क्या होता है? घटता रहता है ना। तो उसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, घटता रहेगा जैसे जैसे हम या तो ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 220 में, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन है कि 220 किसी एलिवेटर में रखा हुआ बैरोमीटर 760 mm का दाब दर्शाता है। जब एलिवेटर विराम अवस्था में है और जब एलिवेटर बढ़ती हुई चाल से ऊपर की तरफ चलेगा तो बैरोमीटर का दाब क्या दर्शाएगा? तो बैरोमीटर का जो दाब यहाँ पर दर्शाएगा वो दर्शाएगा 700 मीटर से 760 मीटर से कम। ठीक है, तो 220 पे क्वेश्चन हम देखिए डिस्कस कर लिए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो जाइए और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF में प्रोवाइड करा दूँगा। थैंक यू गाइस।